तो 23 मई 2026 इस दिन इंटरनेट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर शायद आपको हंसी आए, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो काफी सीरियस है। एक ऐसा सटायर या कह लीजिए व्यंग्यात्मक दल जिसे रातों रात डिजिटल दुनिया से पूरी तरह गायब कर दिया गया। आखिर क्यों? चलिए आज इसी पूरे विवाद की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और चुपता हुआ सवाल जो सामने आता है और जिसे मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने भी उठाया है, वो ये है कि आखिर डर किस बात का है। मतलब जब एक सिर्फ व्यंग या मजाक करने वाली पार्टी को इतनी खामोशी से और इतनी जल्दी हटा दिया जाए, तो ये सोचना तो बनता है ना कि क्या महज एक डिजिटल जोक सत्ता के गलियारों में इतनी बड़ी हलचल मचा सकता है। इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। तो हुआ कुछ यूं। इस कॉकरोच जनता पार्टी को सीधा टारगेट किया गया। एक के बाद एक कड़े कदम उठाए गए। सबसे पहले तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को फोर्सफुली यानी जबरन शटडाउन कर दिया गया, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनका ट्विटर अकाउंट भी पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया। ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं था, बल्कि एक बेहद तेज और सटीक डिजिटल क्रैकडाउन था। और जाहिर सी बात है, इसके बाद मीडिया में एक भयंकर बहस छिड़ गई कि भाई आखिर इस अचानक हुई पाबंदी के पीछे की असली वजह क्या थी। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैसे आज के समय में भारत में कॉमेडी या व्यंग करना खतरे से खाली नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो निशाने पर है व्यंग। एक तरफ तो है कॉमेडी करना, जो सुनने में बड़ा ही हानिरहित और हल्का फुल्का सा राजनीतिक व्यंग्य लगता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके जो संभावित परिणाम हैं वो काफी डराने वाले हैं, जैसे गिरफ्तारी और जेल। रवीश कुमार ने अपने एनालिसिस में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि आस्था के नाम पर या किसी नेता के नाम पर कोई भी कहीं से भी आकर आप पर हमला कर सकता है। ये जो गैप है ना, एक व्यंग और उसके बदले मिलने वाली इतनी कठोर प्रतिक्रिया के बीच का, यही इस पूरे मुद्दे की असली जड़ है। और ये कोई पहला मामला नहीं है। अगर हम इस कॉमेडी वेव के कुछ जाने माने चेहरों को देखें तो कुणाल कामरा का लगातार चलता आ रहा संघर्ष तो पब्लिक डोमेन में है ही। वहीं समय रैना जैसे कॉमेडियंस आज ऑडियंस के एक बहुत बहुत बड़े वर्ग तक अपनी पैठ बना चुके हैं। और सच कहें तो इसी कॉमेडी और सटायर की लहर पर सवार होकर ये कॉकरोच जनता पार्टी भी आगे बढ़ रही थी। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये जो व्यंग्यात्मक आंदोलन है, ये रातों रात नहीं खड़ा हुआ। ये पहले से मौजूद कॉमेडियंस की बनाई हुई जमीन का ही एक बड़ा विस्तार है। इस आंदोलन का स्केल समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 60 मिलियन यानी 6 करोड़। जी हां, सोर्स के मुताबिक समय रैना की एक वीडियो की पहुंच इस विशाल आंकड़े तक पहुंच गई। अब 6 करोड़ कोई छोटा मोटा नंबर तो होता नहीं है। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग किसी राजनीतिक व्यंग्य या कॉमेडी से सीधे जुड़ने लगें, तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ एक मजाक नहीं रह गया है, वो एक बहुत बड़ी डिजिटल ताकत बन चुका है, जिसकी गूंज सच में बहुत दूर तक जाती है। खैर, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इस कॉकरोच घटनाक्रम की शुरुआत को ट्रेस करते हैं कि कैसे एक सिंपल सा व्यंग्य सीधे एक जेन ज़ी विद्रोह में बदल गया। इस पूरे नैरेटिव में कई मुख्य किरदार हैं और सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सबसे पहले नाम आता है अभिजीत दीपके का, जिन्हें इस कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक बताया जा रहा है। फिर आती है जेन ज़ी यानी आज की यंग जनरेशन, जो असल में इस पूरे प्रोटेस्ट या कह ले विद्रोह को लीड कर रही है। इसके बाद एक नाम आता है जिसने जनता के गुस्से को और भड़काया, वो है भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत। और इसी कड़ी में 71 पूर्व आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस पूरे मामले पर अपनी गहरी नाराजगी जता रहे हैं। तो ये सारे डॉट्स आपस में जुड़कर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं। अब यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि ये पूरा मसला अब सिर्फ युवाओं के इंटरनेट मीम्स या ट्विटर ट्रेंड्स तक सीमित नहीं रह गया है। सोचिए, 71 पूर्व नौकरशाहों का सीजेआई सूर्यकांत से इस कॉकरोच विवाद और कुछ बंदरगाह के मुद्दों को लेकर खफा होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे इंस्टीट्यूशनल टकराव यानी संस्थागत टकराव की तरफ इशारा करता है। मतलब जो बात एक व्यंग्यात्मक पार्टी से शुरू हुई थी, वो अब प्रशासनिक और न्यायिक हलकों में भी एक सीरियस चर्चा और टेंशन का विषय बन चुकी है। तो इसका असर मीडिया पर कैसा पड़ा? आइए इस पूरे डिजिटल कवरेज का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि मीडिया में इसका क्या इम्पैक्ट रहा। दिलचस्प बात यह है कि मीडिया कवरेज में जो शब्दावली यानी जो टर्म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो खुद को गर्व से विरोध करने वाले कॉकरोच बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ मीडिया ने इसके बिल्कुल उलट एक शब्द उछाला है, गोदीजीवी,
न्यूज लॉन्ड्री जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अपनी कवरेज में इसका बाकायदा इस्तेमाल किया है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि भाई जब कॉकरोच सड़कों पर विरोध कर रहे थे तब दूसरे पक्ष के लोग मिलौडी खा रहे थे। ये एकदम साफ दिखाता है कि आज के डिजिटल स्पेस में बयानबाजी किस हद तक तीखी और पोलराइज्ड हो चुकी है। और इसी डिजिटल स्पेस की ताकत को समझने के लिए ये नंबर देखिए, 14.6 मिलियन यानी 1,46,00,000। ये रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर बेस है। अब आप खुद सोचिए, जब इस तरह की क्रिटिकल और गंभीर चर्चाएं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से होती हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये नैरेटिव्स आज के वोटर्स के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो का व्यू काउंट नहीं है, ये करोड़ों लोगों तक पहुंचने वाली एक बेहद प्रभावशाली आवाज है। अगर हम डिजिटल मीडिया की कवरेज पर नजर डालें तो आपको हर तरफ अलग अलग एंगल्स देखने को मिलेंगे। बीबीसी हिंदी ने सीधा पार्टी संस्थापक के माता पिता का ही इंटरव्यू कर लिया। उधर द देशभक्त ने इस पूरे जेनजी विद्रोह पर ही कुछ तीखे सवाल खड़े कर दिए। दूसरी तरफ दीपक शर्मा ने सरकार की इस बढ़ती हुई चिंता पर बात की। और अजित अंजुम, उन्होंने तो एकदम व्यंग्यात्मक लहजे में देश के कॉकरोचों को नींद से जगाने के लिए सीजीआई को ही धन्यवाद दे डाला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये अकेला मुद्दा पूरे इंडिपेंडेंट और डिजिटल मीडिया पर छाया हुआ है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो रवीश कुमार की वो बात बार बार गूंजती है कि भारत में कॉमेडी करना खतरे से खाली नहीं है। आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। आज हमने जो कुछ भी समझा उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, क्या डिजिटल दुनिया में सरकार की ताकत और राजनीतिक व्यंग्य के बीच का जो बैलेंस है वो हमेशा के लिए बदल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अल्टीमेटली यही तय करेगा कि आगे चलकर हमारी डिजिटल फ्रीडम और अभिव्यक्ति का क्या भविष्य होने वाला है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।